आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला है म्यूटेशंस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि म्यूटेशंस क्या है। म्यूटेशंस क्या है? मान लीजिएगा ये जो म्यूटेशंस है ये है क्या? ये म्यूटेशंस मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए। पहला सबस्टेंस, नंबर दूसरा प्रोसेस, नंबर थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, और नंबर 4 प्रोटीन। तो न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस सबस्टेंस है या प्रोसेस को कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं या प्रोटीन को कहते हैं। देखिएगा, हमें जो है ऐसा लगता है जब हम देखते हैं कि जब हम न्यूट्रिशंस को न्यूट्रिएंट समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? न्यूट्रिशंस को न्यूट्रिएंट समझ लेते हैं, जो हम गलत समझते हैं। इसको क्या समझ लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अगर एग्जाम में आता है कि न्यूट्रिशंस क्या है तो आंसर होगा प्रोसेस। न्यूट्रिशंस प्रोसेस है, सबस्टेंस नहीं है। तो न्यूट्रिशंस प्रोसेस है, ये एक विधि है। जबकि अगर बात करता है न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सबस्टेंस। तो ध्यान रखें कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशंस, तो न्यूट्रिशंस इज द प्रोसेस नॉट सबस्टेंस। और न्यूट्रिएंट्स आता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा सबस्टेंस है। सबस्टेंस का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएगा, तो ये कहलाएंगे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों में डिफरेंस है। तो न्यूट्रिशंस इज ए प्रोसेस। अब हम लेते हैं कि जो न्यूट्रिशंस है, वो कहते किसे? न्यूट्रिशंस की डेफिनेशन क्या है? तो अभी हमने बता दिया ये प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस। Nutrition is a process by which organism gain या gets nutrients।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, और ये किसके काम में आता है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होता है, it acts, it uses, या लिख सकते हैं these use in activity of cell और हमारा क्या टिश्यू और क्या ऑर्गन टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, और न्यूट्रिशन प्रोसेस by which organs gets nutrients, these used in activity of cell, tissue, organ to get energy। ये एनर्जी देते हैं, इसीलिए हमें क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लेते हैं वो हमारा मेन मकसद है टू गेट एनर्जी। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं, गेट्स न्यूट्रिएंट्स। अगला है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स है, वो किस काम में आता है? और तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे है तो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के काम आता है, जो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के काम आता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के काम आता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में काम आता है, जो कार्बोहाइड्रेट बना देती है। तो हम जो मिनरल्स देते हैं, हम जो खाद देते हैं, हम जो मैन्यूर देते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए। उससे क्या करता है प्लांट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। फर्स्ट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी क्या होती है? जो सनलाइट से आती है, वो भी एक एनर्जी है।
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये न्यूट्रिशंस का काम है। दूसरा, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। इस लाइट एनर्जी, जो लाइट सनलाइट पड़ रही है प्लांट्स पे, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। लाइट एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आई और हमारी पत्तियों पे पड़ी, पत्तियों पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और ये केमिकल एनर्जी जो नीचे से रूट्स के द्वारा पानी आ रहा है, जो रूट्स के द्वारा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो केमिकल एनर्जी है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगी। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर आ रहा है, तो वो लीव्स तक आ रहा है, इसको ब्रेक कर देगी और इससे बनाएगी ऑक्सीजन। ये कहाँ चली जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। वैसे तो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, O2 निकलेगी, तो साथ में H2 भी निकलेगी, लेकिन इस H2 का बहुत हल्की होती है, इसका कोई विशेष यूज नहीं है, ये ऊपर चली जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्की होती है, तो इसलिए हमें किससे काम है, ऑक्सीजन से। तो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन, लेकिन अब प्रश्न ये है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो किससे बनता है। कार्बोहाइड्रेट अगला काम करती है, ड्यू टू जो न्यूट्रिशंस हैं वो अगला काम होगा, अगला प्रोसेस होगा। क्या होगा कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चेंज हो जाएगी, इसमें जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुम्हारी चेंज हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च। यही स्टार्च है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट बना वो कौन बनाता है, CO2। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कि ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकलती है ये किससे प्राप्त होती है, किस मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। तो तुम्हें लिखना है वाटर। जो वाटर स्प्लिट करता है, जो वाटर टूटता है, जो पानी टूटता है, उससे हमें मिलती है ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिशंस के स्टेप कौन कौन से हैं। जो न्यूट्रिशंस है अभी बताए, न्यूट्रिशंस हमारा एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशंस एक प्रोसेस है। और जब प्रोसेस है तो इसमें स्टेप होंगे, कैसे चलता है, पहले कैसे प्रोसेस है, पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिर कौन सा हो रहा है, उसके बाद कौन सा हो रहा है। तो हम कह रहे हैं न्यूट्रिशंस इज प्रोसेस। तो इसके प्रोसेस हैं, तो हम देख सकते हैं स्टेप इन न्यूट्रिशंस। ये पूछ सकते हैं स्टेप इन न्यूट्रिशंस।
स्टेप इन न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं, तो हम याद कर लेते हैं। पहला है, 4-5 शब्द याद कर लेते हैं। क्या? ID, AA और E। ये 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा न्यूट्रिशंस में 5 प्रोसेस होते हैं। मतलब हमारे अंदर जो खाना जाता है और जहाँ तक एनर्जी मिलती है उसके 5 प्रोसेस हैं। इन्हें कहते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस। तो हमारा हो गया, पहला हो गया आई। आई क्या होता है? आई होता है इंजेशन। आई क्या होता है? इंजेशन। 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 इंजेशन क्या है? इंजेशन ये है कि हम जो है अपने अंदर जो खाना लेते हैं, चाहे हम हों और चाहे अमीबा आ जाए। अमीबा में भी यही है इंजेशन, मतलब टू टेक फूड। क्या है? टू टेक फूड। हम अपना इंजेक्शन कहां से स्टार्ट करते हैं? फूड से। तो आई और डी से बनता है डाइजेशन। तो सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन आप जानते ही हैं, कोई भी चीज जो डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड को ब्रेक कर देता है। और थर्ड नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन, और थर्ड पे आता है देखो ए, इससे होता है एब्जॉर्प्शन। ये सीरीज याद कर लीजिएगा। और फोर्थ पे क्या आता है? फोर्थ पे आता है एसिमिलेशन। और फिफ्थ पर आता है तुम्हारा ई। या तो एक्सप्रेशन ले सकते हो या इसे ले सकते हैं इजेशन। इजेशन। पहले क्या होता है? इंजेशन, फिर क्या होता है? डाइजेशन, फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होता है? एसिमिलेशन, और फिर क्या होता है? इजेशन। या हम इसे एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। न्यूट्रिशंस इज ए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो पहला है हमारा इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होगा एसिमिलेशन, और इसके बाद होगा इजेशन, या इसे हम एक्सक्रेशन भी कहते हैं। तो ये बना के दे देते हैं एग्जाम में, और ये पूछ लेते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए सीरीज पांचों की ये हमें बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो ये लिया है कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्लोएम टिश्यू हमारे फूड को प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्सक्रीशन है
तो प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? प्लांट में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीशन, क्योंकि हम जो अपना एक्सक्रीशन करते हैं वो रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस के द्वारा हो जाता है। जबकि प्लांट्स के अंदर जो वेस्टेज है उनको प्लांट्स कैसे निकालते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हम एक्सक्रीटरी मेथड ऑफ प्लांट, ये प्लांट जो एक्सक्रीशन को है वो कैसे निकालता है? तो सबसे पहले तो प्लांट्स क्या करता है? देखिएगा, प्लांट्स स्टेम में रेजिन बनाता है, गम बनाता है, स्टेम होता है प्लांट का, ये स्टेम होता है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर इसका हार्ड कवर होता है, इसी से निकालता रहता है। तो जो रेजिन बनाता है और क्या बनाता है? गम बनाता है। इसी प्रकार से अपने वेस्टेज को स्टोर कहाँ कर देता है वो? जो डेड सेल होती हैं, ओल्ड जाइलम, डेड सेल ऑफ जाइलम की नहीं, डेड सेल ऑफ जाइलम, जो जाइलम की डेड सेल्स होती हैं उनमें स्टोर कर देता है। और यही जाइलम की जो डेड सेल है जब इनमें स्टोर हो जाता है तो रेजन या गम के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा क्या हो, जो पत्तियां हैं, लीव्स से जो पीली पड़ जाती हैं पत्तियां, मतलब जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, काफी पुरानी लीव्स हो जाती हैं, तो उनमें स्टोर कर देता है लीव्स। और ये लीव्स क्या हो जाती है? ये लीव्स येलो हो जाती है, बाद में ये प्लांट से टूटने के बाद जमीन पर गिर जाती है। क्या करता है? स्टोर इन ओल्ड लीव्स। जो लीव्स कम काम कर रही है, फोटोसिंथेसिस को ढंग से नहीं कर रही, तो ये उसमें भी स्टोर कर देता है। और ये हो जाती है, पीले रंग की हो जाती हैं और ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। सॉइल भी करती है कुछ वेस्टेज को, सम वेस्टेज excreted by soil, by roots in soil, लेकिन ये जो है सबसे कम होता है। कौन सा सबसे कम होता है? जो वेस्टेज है वो सॉइल में चला जाता है। तो अगर आता है कि एक्सक्रीटरी मेथड प्लांट्स का बताइए, ये एक्सप्रेशन को कैसे निकालता है, तो सीधा सा लिख दोगे कि डेट इज द एक्सप्रेशन बाय द रेजिन, गम, और जो डेड सेल्स ऑफ जाइलम है उनमें वेस्टेज स्टोर हो जाता है और रेजिन और गम के रूप में निकल जाता है। ओल्ड लीव्स हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उनमें ये स्टोर हो जाता है।
पीली होके पत्तियां गिर जाती हैं। और अगला है क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। हमारा जो है यूरिन जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, हमारा जो यूरिन है वो कैसे रेगुलेट होता है। ये तो स्वाभाविक है, इसके लिए हम इट इज द वेस्टेज, और जब एक वेस्टेज होता है तो इसके द्वारा जितना वाटर हम ज़्यादा लेंगे उतना ही यूरिन ज़्यादा रेगुलेट होगा। फिल्टर किससे होता है, ये बायमेन कैप्सूल से होता है। और अगर लेस वाटर लेंगे तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, और अगर हम पानी को ज़्यादा लेंगे तो ये डाइल्यूट होगा और आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूरिन किस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी से। तो इस प्रकार से लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे, उनको और ले लेते हैं। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, और इसके बाद जो हम चैप्टर लेंगे वो लेंगे लाइट। अगला जो चैप्टर लेंगे वो हम लेंगे लाइट। तो अगला क्वेश्चन आता है जो हमारी समझ में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? देखिएगा, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पाया जाता है हम लोगों के अंदर। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पाया जाता है हम लोगों के अंदर। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर न तो आर्टरी होती है न वेंस होता है, केवल केविटी होती है। अकेली क्या होती है? केविटी होती है। जैसे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है इसके द्वारा, थ्रू कैपिलरीज, थ्रू आर्टरी। लेकिन ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें केविटी होती है, कॉकरोच है, तो अंदर ये पूरा भरा है। इस प्रकार से केविटी होती है। केविटी का मतलब गड्ढा। इस प्रकार से केविटी होती है, इसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में पाया जाता है, लेकिन हम लोगों के अंदर पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब जो वेंस और आर्टरी के द्वारा फ्लो करता है। आर्टरी और वेन को और कहते हैं वेसल्स। वेसल्स मीन्स बर्तन। तो वेन और आर्टरी और बगल में जो कैपिलरीज होती हैं उसके आगे की, ये वेसल्स कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में वेसल्स भी हैं, मीन्स आर्टरीज है, वेन भी है और कैपिलरी है।
हम लोगों का कहलाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जबकि जहाँ केविटी होती है, वेसल्स नहीं होती, आर्टरी या वेन नहीं होती, उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला ये है कि ल्यूमेन किसे कहते हैं। ल्यूमेन ये ल्यूमेन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ल्यूमेन ल्यूमेन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे आर्टरी है या वेन है, उसके अंदर जो पोला भाग, अंदर ये वाला जो भाग है, यहाँ जहाँ ब्लड फ्लो होता है, ये भाग ये कहलाता है ल्यूमेन। ये क्या कहता है? ल्यूमेन कहलाता है। जो कि अंदर ब्लड फ्लो होता है, जो अंदर इसका खोखला भाग है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। देखिए अगला है कि जो हॉलोजॉइक, हम लोग क्या हॉलोजॉइक है या हम लोग हॉलोफाइटिक? ह्यूमन बींग्स या अमीबा हॉलोजॉइक है या हॉलोफाइटिक है? तो वो सीधा सा है। हॉलोजॉइक क्या होती है? देखिएगा, अमीबा भी हॉलोजॉइक है, हॉलोजॉइक। हॉलोजॉइक वो होते हैं जो कि किसी भी चीज को माउथ में जो पूरे का पूरा फूड खाते हैं, इसमें इंजेक्शन होता है, मतलब शरीर के अंदर फूड जाता है, चाहे वो सॉलिड अवस्था में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। जैसे हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं? मुंह से रोटी चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं मुंह से, और अंदर जाके डाइजेशन की पूरा प्रोसेस पूरा होता है। तो एक इंटरनली प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है वो माउथ के द्वारा लिया जाता है, या फिर जो फूड है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड होता है। और इसमें अभी जो हम बताए थे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होंगे पूरे होंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन। देखिए हम लोग जो लेते हैं, जो हॉलोजॉइक हैं, वो लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसा लेते हैं? इनऑर्गेनिक substances, inorganic between holozoic and holophytic। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं हॉलोजॉइक, मीन्स प्रोटीन लेते, कार्बोहाइड्रेट्स लेते, फैट्स लेते हैं। लिपिड्स क्या है? तो लिपिड्स बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे तो लिपिड समझ ही नहीं पाते। तो लिपिड्स क्या? तो लिपिड्स कुछ नहीं है, लिपिड्स एक फैट्स। जो लिपिड्स है सीधा सीधा से याद कर लो, फैट्स किस में आते हैं? लिपिड्स में। ऑयल्स आ जाते हैं, तेल है हमारे। फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं, जिसमें फॉस्फोरस होती है।
फैट्स आ जाती है, और स्टीरॉइड्स एक केमिकल होते हैं जो एक्साइटिक करते हैं, या वैक्सीन भी ले लेते हैं तो मॉम होता है, तो ये लिपिड्स कहलाते हैं। जैसे फैट्स है, तो फैट्स है वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये पढ़ा चुके। ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो लिपिड है ये फैट्स में आता है। तो ट्राइग्लिसराइड में हमारी बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है, ये क्वेश्चन पूछ चुके, ट्राइग्लिसराइड है इसमें 95% लिपिड होता है। तो लिपिड का मतलब ये है कि फैट्स है, ऑयल्स है, जितनी भी चिकनी चीजें हैं वो सभी लिपिड्स कहलाते हैं। तो हमें लिपिड्स जो है ये जान लो ये किसके काम में आती है, ये सभी चीजें हमें एनर्जी देती है। अगर हमारे शरीर में लिपिड मोर हो गया, मतलब फैट्स मोर हो गए, तो क्या होता है भाई, ये अगर लिपिड मोर हो गया, देखिए अगर लिपिड का मतलब फैट ज्यादा हो गया, तुमने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं अरे साहब फैट्स बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए लिपिड, तो हमारे चेस्ट में पेन होने लगेगा, हाथों पैरों में दर्द होने लगेगा, और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगर लिपिड मोर है तो लेग पेन करेंगे। अगर हमारे बॉडी में लिपिड्स क्या हो गया, मोर काफी ज्यादा हो गया, मतलब फैट्स काफी ज्यादा बढ़ गए। लिपिड्स का मतलब सीधा सा फैट से ही मान लिया करो, क्योंकि फैट्स है, ऑयल भी एक तरह का फैट्स ही है जो कि अनसैचुरेटेड है। फॉस्फोलिपिड्स ये फॉस्फोरस के होते हैं, यूटिरियोड्स ये भी होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत जल्दी याद कर लो, ट्राइग्लिसराइड इसमें 95% लिपिड होता है। अगर लिपिड्स मोर हो गए तो हमारा लेग पेन करते, पैर जो है बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, इसमें चलने जब हम मूव करते हैं तो ये पैर बहुत दर्द करते हैं। अगर पैर दर्द करते हैं इसका मतलब हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मतलब लिपिड्स बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल इज द बैड फैट या बैड लिपिड। चेस्ट पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेस्ट पेन, हमारी चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। अगर हमारी छाती में दर्द हो रहा है, हमारी चेस्ट में पेन हो रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में लिपिड्स बढ़ गई, मतलब हमारी बॉडी में फैट्स बढ़ गया, मतलब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब अगर हमें सुस्ती आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आ रही है, इसका मतलब लिपिड्स बढ़ गए। तो इस प्रकार से हम जो लिपिड्स हैं उनको समझ लिए, और लिपिड्स अधिक बढ़ने से क्या क्या नुकसान है। लेकिन लिपिड्स हमारी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल करके अपनी भाषा में ये क्या कहलाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। इस प्रकार से आज चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगला चैप्टर लेंगे लाइट, और उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लाइट का। तो आज यहाँ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पूरा खत्म हो गया।
जो कंसेप्ट थे इम्पोर्टेंट और सभी वैसे मोस्टली वो ख़त्म कर दिए गए। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा राइट क्लास 10। थैंक यू भाई।